अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। नाजरीन, आज 6 सितंबर 2024 और जैसे कि यौम दिफा जो है वो बहुत सारे तालीमी इदारों में आज भी सेलिब्रेट किया गया, तो मैंने आज के दिन की निस्बत से ये सोचा कि क्यों ना मैं यौम दिफा के ऊपर यानी 1965 के अंदर जो जंग हुई थी उसके ऊपर एक वेल रिसर्च किस्म की वीडियो बनाऊं, ताकि अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री के इस इवेंट के साथ और इसके बाकी डेवलपमेंट्स के साथ आगाह कर सकूं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स में और वैसे भी हिस्ट्री को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान पे दुश्मन ने रातों रात जो है वो अटैक करने का इरादा कर लिया और लाहौर, सियालकोट और राजस्थान 3 जगहों से हमारे ऊपर अटैक किया गया, जिसका हमने बहुत ही बहादुरी के साथ और बहुत ही शुजाअत के साथ मुकाबला किया और हमने अपना दिफा कर लिया। इसीलिए हम जो है इस दिन को यौम दिफा जो है वो कहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये पूरा सच है? तो जहन में कुछ सवालात आते हैं कि इस जंग का आगाज़ किसने किया? या पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया या भारत ने इसका आगाज़ किया, और इसका आउटकम क्या निकला? ये जंग कौन जीता? इन सवालों के जवाबात लेने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल करना पड़ेगा। तो अगर हम 65 से पीछे जाके थोड़ा सा देखें कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो 47 के बाद हमने उस वक्त, क्योंकि कोल्ड वॉर गोइंग ऑन थी, तो हमने वेस्टर्न जो उस वक्त ग्रुप था उसके साथ अलाय कर लिया, यानी पाकिस्तान जो था उसने अमेरिका के साथ अलाय कर लिया। हालांकि हमारे नेबर्स में यूएसएसआर था, लेकिन हमने उस वक्त में लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया वो ये कि हम वेस्टर्न ग्रुप के साथ अलाय करेंगे, जबकि इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड रहा। उसने किसी भी ग्रुप के साथ अपना जो है वो अलाइनमेंट नहीं की। पाकिस्तान को उसके बदले में खैर बहुत सारा कैपिटल भी मिला, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। हमने तरबेला मंगला डैम जो है वो उसी टाइम पीरियड में बनाए, और वो जो डेकेड है वो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री का देखें तो इकोनॉमी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के लिहाज से दी बेस्ट डेकेड कहलाया जाता है। यानी अयूब खान के दौर की वो जो डेवलपमेंट थी उसकी रीज़न भी यही थी कि हम बहुत सारी एड हमें जो है वो अमेरिका से आ रही थी। हमने सीटो और सेंटो साइन किए, यानी हमने दिफाई माहदे भी किए और हमने बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी जो है उनसे लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी हमने उनसे ली। दूसरी तरफ 60s का जो एक और अहम इवेंट ये था कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर इंडिया और चाइना की एक वॉर जो है वो हमने देखी, जिसके अंदर इंडिया ने वो जंग जो है वो इंडिया हार गया और चाइना वो जंग जीत गया। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा निगोसिएशन करने की कोशिश की और 48 के अंदर हमने 6-7 महीने की एक जंग भी कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसके लिए भारत के साथ लड़ी, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा हमने आज़ाद करा लिया, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी जो है वो स्टिल डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही था, एक मुतनाज़ी इलाके ही था जिसके ऊपर हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। इससे पहले भी अयूब खान ने बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की, लेकिन गांधी जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, हमने देखा कि 60s में जब इंडिया ने ये जंग हार दी चाइना से, तो पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तानी मिलिट्री उस वक्त और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गए कि हम अगर इस पॉइंट पे कश्मीर के अंदर किसी किस्म का कोई भी स्टेप इनिशिएट करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है वो इसमें क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री है वो इस वक्त उनका जो मोरल है वो थोड़ा डाउन है, तो हम अगर कुछ भी इस तरह का एक्शन लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करा लेते। तो इस तरफ पाकिस्तान की इस तरफ एक नैरेटिव ये भी बिल्ड था कि कश्मीर के अंदर खुद भी बहुत रिजेंटमेंट मौजूद है लोकल लेवल के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इनिशिएटिव लेता है तो वहाँ से जो 20,000 प्लस गुरीलाज मौजूद थे, तो हम एक वॉरफेयर करके तो कश्मीर के उस जम्मू कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं। तो रन ऑफ कुछ के मुकाम पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एक जंग लड़ी, जिसमें जो है वो इंडियन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया और तकरीबन 40 मील का जो इलाका था वो पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ऐड हो गया। इससे पाकिस्तान जो था वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गया कि हम अगर चाहें तो डोमिनेट कर सकते हैं इंडियन फोर्सेस को, और इस तरह हम अपना जो डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है कश्मीर उसको आज़ाद कराने में कामयाब हो सकते हैं।
यूजुअली हम इसका सारा कसूरवार अयूब खान को ठहरा देते हैं कि उस वक्त वो सदर थे तो उन्होंने इस वॉर को इनिशिएट किया, लेकिन अगर हम कुछ बुक्स को कंसल्ट करते हैं जिसके अंदर अल्ताफ़ गौहर जो हैं एक उनकी बुक और जनरल मूसा की अपनी एक बुक जो है वो हम अगर कंसल्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरल मूसा खुद भी रिलक्टेंट थे कश्मीर के लिए भारत के साथ वॉर एंगेज करने में, लेकिन भुट्टो साहब जो कि उस वक्त में कैबिनेट का हिस्सा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे वो अयूब खान की कैबिनेट में, प्लस जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम के अजीज़ अहमद, ये दोनों कन्विंस कर रहे थे जनरल अयूब को हम इंडिया के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। तो इन हॉकिश एलिमेंट्स ने भी और इनकी अग्रेसिव अप्रोच ने भी अयूब खान को कन्विंस कर लिया अटैक करने के लिए। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे स्टेप को इनिशिएट किया जो आगे जाकर हमने देखा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में कन्वर्ट हो गया। और हम अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते कि बच्चों को असल हिस्ट्री मालूम हो जाएगी कि जंग का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान ने किया। तो शुरू में मैंने एक सवाल किया था कि आया कि जंग का आगाज़ पाकिस्तान की तरफ से हुआ था या भारत की तरफ से, तो इसका जवाब है जी हाँ, इस जंग का आगाज़ पाकिस्तान ने खुद किया था। कहते हैं जी कि भुट्टो साहब ने अयूब खान को कन्विंस कर लिया कि अगर हम अभी यहाँ से कुछ लोगों को तैयार करके टास्क फोर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी रिजेंटमेंट मौजूद है, गुरीलास भी वहाँ से मिल जाएंगे, तो हम बहुत जल्दी ही कश्मीर को आज़ाद करा के अपनी यूनियन का हिस्सा बना लेंगे। तो ये ख्याल था भुट्टो साहब का। और उसके साथ जो है उस वक्त 12वीं डिवीज़न के कमांडर जो थे जनरल अख्तर हुसैन मलिक, वो भी इस प्लान का हिस्सा बने, जिसके बाद ये प्लान जो है वो और मजबूत नज़र आने लगा। कहते हैं जी कि भुट्टो साहब ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को भी फैब्रिकेट करके आगे पेश किया और वो एक ही नैरेटिव बिल्ड करते रहे। अपने बाकी के जो उनकी अप्रोच के लोग थे जिनमें मैंने बताया अजीज़ अहमद थे और फिर बाद में उस प्लान का हिस्सा अख्तर हुसैन मलिक भी बन गए जो 12वीं डिवीज़न के चीफ इन कमांडर थे। उन्होंने उनके ख्याल में अगर हम अटैक करते हैं तो हिंदुस्तान आगे से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो जी ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है, मरी में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है जिसके और 6 टास्क फोर्स को तैयार किया जाता है और उनके नाम कुछ यूँ रखे जाते हैं। सलाहुद्दीन जो कि सबसे बड़ी टास्क फोर्स थी जिसके अंदर 700 मेंबर थे, गजनवी, गौरी, खालिद, और इनको हाथों में हथियार और राशन के थैले देकर बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए भेजा जाता है जी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो है वो आपने जाना है और आपने ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ करना है। तो जैसे ये लोग कश्मीर में दाखिल होते हैं तो इन्हें मालूम होता है जी कि वहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जैसे ही ये लोग वहाँ पे एंटर होते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ इस किस्म की थी कि इन लोगों ने ये रातों को लोगों को जाके कन्विंस करने की कोशिश करते कि हम लोग बहुत जल्द ही आपको आज़ाद करा लेंगे। तो बजाय कि वो लोग इनके साथ सपोर्ट के लिए खड़े होते, कुछ बहुत से लोकल लोगों ने वहाँ से जाके पुलिस में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इस तरह से कुछ लोग हैं जिनका लहजा भी कश्मीरियों जैसा नहीं है, जिनका हुलिया भी कश्मीरियों जैसा नहीं है, यानी ये लोग आइडेंटिफाई हो गए, जिसकी वजह से इंडियन फौज अलर्ट हो गई। और ये जो सरप्राइज एक इनका प्लान था कि हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ जाके इंडिया के अंदर लोकल गुरिल्लास को अपने साथ मिला लेंगे, वो तकरीबन कुछ हमें यहाँ पे फेल होता नज़र आ रहा है कि लोकल लोगों ने इन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से इन्होंने यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाई थी। तो यूँ 8 अगस्त 1965 की मैं बात कर रही हूँ, हम 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। ये आप देख लें पूरे 1 महीना पहले की बात है जब हमने ये वॉर जो है वो वेज कर दी थी। और ये ऑपरेशन जिब्राल्टर की मैं बात कर रही हूँ। तो 8 अगस्त 1965 को सलाहुद्दीन फोर्स ने श्रीनगर में सबसे पहले अपने ऑपरेशन का आगाज़ करना था, क्योंकि उस दिन वहाँ पे लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की वजह से, और वहाँ पर एक मस्जिद में मुए मुबारक के चोरी हो जाने की वजह से भी लोगों के अंदर वहाँ पे कुछ रिजेंटमेंट थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी। तो इन्होंने उसी दिन को बेहतर समझा और प्लान कुछ इस तरह से था कि हम रेडियो को सीज़ कर देंगे और श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेंगे और फिर हम लिबरेशन का आगाज़ कर देंगे जब हमें लोकल लोगों की सपोर्ट मिल जाएगी। ये एक आइडियल किस्म का प्लान था जो यहाँ की क़यादत ने जो है वो सोचा हुआ था अपने दिमाग में, लेकिन रियलिटी जो है वो इससे कुछ ऑपोजिट निकली।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियन फौज जब अलर्ट हो गई तो उन लोगों ने भी फिर आगे से अटैक्स करना शुरू किए। इसके बाद हमने एक और ऑपरेशन भी किया जिसका नाम ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, और उसका जो डिज़ाइन था वो ये था जी कि हम अटैक करेंगे कम्युनिकेशन लाइंस पे, जो कि कूच में करेंगे। हम कूच और नौशहरा में कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर अटैक करेंगे, और हम अखनूर ब्रिज को जो है वो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के तमाम राब्ते जो है वो, यानी उसका जो जोग्राफिकल कनेक्शन है वो इंडिया के साथ काट देंगे। तो कुछ बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि जब ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चल रहा था उस टाइम पे अखनूर के मुकाम पे एक इवेंट इस तरह का हुआ कि जनरल मूसा जो हैं वो हेलीकॉप्टर लेके उतरे, और उन्होंने जो 12वीं डिवीज़न की कमांड है वो जनरल अख्तर हुसैन मलिक से लेकर जनरल यहिया को दे दी। तो कुछ लोगों के ख्याल में अगर ये वाला जो एक चेंज था उस वक्त में वो ना लिया जाता तो वॉर के डायनामिक्स जो है वो कुछ डिफरेंट होते। ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने भी अपने एक वीडियो क्लिप में, मैंने उनको सुना कि उन्होंने भी ये कहा कि अगर अखनूर के मुकाम पे ये वाली डेवलपमेंट उस टाइम पे ना हुई होती तो शायद हम देखते कि वॉर का नतीजा किसी और तरह का निकलता। और इसके बारे में कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते हैं कि उनसे इसलिए भी ले ली गई थी कि अगर वॉर जीत जाते तो वो एक अहमदी थे और हम एक इस तरह की वॉर जो कि आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर लड़ी जा रही है तो उसका जो सेहरा है वो एक अहमदी के हाथ में नहीं देना चाहते, और कुछ और भी रीजंस थी। लेकिन खैर उस पॉइंट पे जाके जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अंदर बहुत ही शदीद किस्म का जो है वो हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ लोकल लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए। और 16 अगस्त को कहते हैं जी 1 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे निकल आए लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ कि आपका जो रिएक्शन है वो किस किस्म का है, बिल्कुल भी अग्रेसिव और हार्मफुल, और जो रिएक्शन होना चाहिए था अगेंस्ट पाकिस्तान वो क्यों नहीं है। तो ग्रेजुअली हम देखते हैं जी कि 28 अगस्त को इंडिया ने हाजी मीर पास पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट हिल्स जो थी उन पर भी कब्जा कर लिया। और हमने देखा कि देखते ही देखते जिब्राल्टर जो है वो हमें फेल होता दिखाई देने लगा। और इसके अंदर बहुत सारी भी वजूहात हैं जो कि एंड पर जाके भी मैं बताऊंगी कि फ़ौज जो है वो हमारी इंडिया के मुकाबले में बहुत कम थी, हमारे पास टैंकों की भी कमी थी, और लोकल लोग भी उस तरह से सपोर्ट के लिए तैयार नहीं थे जिस तरह से हमने अपने ख्वाबों में देख रखा था या हमें उम्मीद थी। और जो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इंडिया ने काउंटर अटैक भी कर दिया था, और हमारी जो जिस तरह से हमने सोचा था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, रिटेलिएशन नहीं दिखाएगा, उस तरह से नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटी जो थी वो कुछ डिफरेंट थी और इंडिया ने जो है वो अटैक कर दिया। उसके बाद जनरल मूसा ने भुट्टो से कहा जी कि आप मुझे जनरल अयूब से ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन की भी इजाज़त लेके दें ताकि हम इस डैमेज को कम कर सकें और जल्द से जल्द जो है वो कश्मीर को आज़ाद करा के पाकिस्तान का हिस्सा बना लें। तो अगर उस मोमेंट पर भी कुछ बेहतर स्टेप्स लिए जाते और हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते थे, डैमेज को कम कर सकते थे, लेकिन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की इजाज़त दे दी गई। 31 अगस्त को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का आगाज़ किया गया, और आप देखें कि एक ऐसी जंग जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में स्टार्ट हुई, और ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से निकल के वो जंग जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर जाएगी। तो इंडियन फौज ने सियालकोट से जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया, और ये क्लियर मैसेज था जी कि वॉर अब शुरू हो चुकी है, यानी जो इंटरनेशनल एक वॉर है वो वेज हो चुकी है। और हालात कुछ इस तरह के थे पाकिस्तान में कि एयर मार्शल नूर खान अपने एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने बीबीसी को दिया उसमें लिखते हैं जी, उसमें बताते हैं जी वो कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने इस वॉर का आगाज़ किया, 12वीं डिवीज़न के कमांडर और चीफ कमांडर और सदर अयूब खान, इन तीनों के अलावा किसी को इल्म नहीं था। मिलिट्री जितनी भी फोर्सेस थी, नेवी, एयरफोर्स, सब इससे लाइल्म थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम एक जंग लड़ने जा रहे हैं और हमारी फोर्सेस इससे बिल्कुल भी बाखबर नहीं। एयर मार्शल नूर खान कहते हैं जी इट वाज अ रॉन्ग वॉर एंड दे मिसलेड द नेशन विद द बिग लाई दैट इंडिया वेज्ड अ वॉर, यानी कि नेशन को जो है वो मिसगाइड या मिसलीड किया जा रहा है जी कि इंडिया ने इस वॉर का आगाज़ किया, जबकि इस तरह नहीं था। पाकिस्तान ने खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ किया था, और इनके अपने इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसको, और ख़ुद को हीरो बनने के लिए और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ हॉकिश एलिमेंट्स ने इस जंग के अंदर पाकिस्तान को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया, और कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में ये वॉर बिल्कुल भी नहीं थी।
और नूर खान और भी कहते हैं जी कि आर्मी ने फोर्सेस के साथ कोई प्लान शेयर नहीं किया था, और सिर्फ ये जैसे मैंने बताया कि इन्हीं 3 लोगों के अलावा किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं था। आर्मी खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं थी, और जिन लोगों ने जंग प्लान की थी उनके ख्याल में उन्होंने ये ज्यूम किया था जी कि इंडियन फौज बहुत वीक है और वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। खैर देखते ही देखते 6 सितंबर की सुबह भारत की पेशकदमी लाहौर और सियालकोट पर उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। लाहौर के अंदर जो है वो 3 जगहों से अटैक किए, इसके अलावा सियालकोट में भी अटैक किया। लाहौर में उन्होंने वाघा बॉर्डर, बेदियां और एक और जगह पर अटैक किया। पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो खैर हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। वो काबिले तारीफ़ है कि जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने भी इसको कवर किया और इसको बहुत ही ब्रेवरी के साथ इसका मुकाबला किया। और फिर उसके बाद दोनों तरफ से टेरिटोरियल क्लेम्स भी आने लग गए। 11 सितंबर यानी 5 दिन बाद पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने खेम खरम पर कब्जा कर लिया। इंडिया ने भी क्लेम किया कि हमने बरकी पर जो है वो कब्जा कर लिया है। और सियालकोट में जी 600 टैंक्स जो हैं उसकी तकरीबन बैटल, आप इसको बैटल ऑफ टैंक्स भी कह सकते हैं। कहते हैं जी 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी जो टैंकों की लड़ाई थी वो इसी जंग के अंदर देखी गई। और अगर हम इसको देखें कि कौन जंग जीता और कौन जंग हारा, तो ये इसका कोई भी क्लियर जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि ना तो क्लियर विक्ट्री भारत के पास थी और ना ही क्लियर विक्ट्री पाकिस्तान के पास थी। कहीं से उन्होंने इसको जीत लिया और किसी पॉइंट पे पाकिस्तान ने जो है वो इसको जीत लिया। तो ये एक एब्सोल्यूट स्टेलमेट की यानी कि दोनों तरफ से बराबरी की सिचुएशन हमें नजर आई। और इसके बाद 8 सितंबर को हिंदुस्तान ने जो है वो कादरों पर भी अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने उनके इलाके अमृतसर पर कब्जा कर लिया। और ये देखकर फिर इंडिया ने, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन अपर राइपेरियन है और हमारा जितना भी पानी का फ्लो है वो उस तरफ से आता है, तो इंडिया ने अपने फ्लड गेट्स जो हैं उनको खोल दिया। तो खेम खरम जो है वो कहते हैं जी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। और पाकिस्तान की अगर एयरफोर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से और बहादुरी से इसका मुकाबला किया, और जितने लॉसेस ज़मीन पर हो रहे थे उन्होंने उसको कवर किया। और सबसे जो इसके अंदर काबिल तारीफ बात वो ये है कि 3 गुना बड़ी एयरफोर्स का मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया, और उन्होंने पठानकोट, जामनगर, अमृतसर, अम्बाला और वेस्ट बंगाल में भी अटैक्स किए। और फिर हमने देखा कि वॉर हीरोज़, आज तक हमने मेजर अजीज़ भट्टी जो हैं उनका नाम हमें याद है। और हम जब बचपन में भी मैं छोटी थी तो हम पीटीवी पर हर 6 सितंबर पर एक डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे, जिसमें वो एक पूरी उनके ऊपर फिल्म बनाई गई थी, जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी को जो है वो दिखाया गया था कि किस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से इंडिया के त्यारे गिराए। और इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, जिनके नाम से एक रोड भी मंसूब है लाहौर के अंदर, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से जो है वो फाइट किया। लेकिन जो है फिर से मैं वही बात करूंगी, किसी भी तरफ से क्लियर विक्ट्री जो है वो हम क्लेम नहीं कर सकता, ना इंडिया ना भारत के क्लियर विक्ट्री, जबकि दोनों तरफ से बैलेंस की सिचुएशन थी, स्टेलमेट की सिचुएशन थी कि कहीं से एक ने जीत लिया और कहीं से दूसरे ने। 11 से 12 दिन जब इसको हो चुके थे तो पाकिस्तान के पास तो एम्यूनेशन, यानी कि एम्यूनेशन मतलब गोलियां और जितने भी इक्विपमेंट्स जो कि हमें जंग के दौरान चाहिए थे उसकी जब कमी होने लगी, और लेकिन भारत दूसरी तरफ निगोसिएशन की टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं था। तो 19 सितंबर को पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने एक फ़्लाइट ली और वो जाके चाइना के अंदर उनके सरबराह जो थे, सरबराह मुमलिकत, उनसे मिले और ये सारा जो है वो मामला डिस्कस किया। वो उन्होंने कहा जी कि हम असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मोमेंट पे अयूब खान ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि अयूब खान अब इस वार को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते थे। वो इस बात से बखूबी इल्म रखते थे इस बात का कि अगर वार को और प्रोलॉन्ग किया, जंग को हमने और लंबा किया, तो हम इस पोजीशन में ही नहीं है, और ना ही हमारी फौज और ना ही हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं हम इस पोजीशन में हैं कि इस वॉर को हम और लंबा करें। प्लस उन्हें डर था कि हम लाहौर को भी लूज़ कर सकते हैं इस जंग में, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस जंग को जो है वो अब और मज़ीद लंबा करना नहीं चाहते। 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर 1965 को यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास की गई कि अब सीज़ फायर हो जानी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग दोनों मुल्कों ने, भारत और पाकिस्तान ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद हमने देखा जी कि 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में जाके भुट्टो साहब ने एक लंबी सी तकरीर की, और हमेशा की तरह, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान वुड वेज अ वॉर फॉर 1000 years, अ वॉर ऑफ डिफेंस।
ये भुट्टो साहब के जो हैं वो अल्फाज थे उस तकरीर में कि हम अपने डिफेंस में या अपने दिफा में 1000 साल भी जंग जो है वो लड़ सकते। ये भुट्टो साहब के अल्फाज थे, लेकिन उन्होंने 1000 ईयर्स कह तो दिया, लेकिन 17 दिन पाकिस्तान ने किस मुश्किल के साथ ये जंग लड़ी ये तो उस वक्त की फोर्सेस के लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वही बता सकते थे। और अगर एयरफोर्स इसको कवर ना करती इस बहादुरी के साथ तो फिर पाकिस्तान और इस जंग के जो आउटकम था वो बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिल सकता था। तो ये थी पूरी जंग का मैंने आपको बताया एक छोटी सी हिस्ट्री कि किस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लड़े गए कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा। तो अब हम लॉसेस की बात कर लेते हैं जो कि BBC ने इनको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया, जबकि इंडिया ने 1920 यानी 1920 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो था उसको कैप्चर कर लिया। और अगर जो सोल्जर्स इसके अंदर पाकिस्तान के 5800 यानी 5800 सोल्जर्स जो थे वो इसके अंदर शहीद हुए, इसी तरह इंडिया की तरफ से भी 2800 लोग जो है वो मारे गए। और टैंक्स की अगर बात करें तो इंडिया के 97 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, जबकि पाकिस्तान के 450 यानी 450 टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। इंडिया की तरफ से 7 लाख बड़ी फोर्स ने यानी जिसका नंबर 7 लाख था उन्होंने इस जंग को लड़ा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख फोर्स। आप देखें कि उधर 7 लाख और इधर 2.5 लाख, और भुट्टो साहब की स्टेटमेंट आप देखें और फिर आप जो है वो खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की लंबी लंबी बातें भुट्टो साहब करते थे लोगों को राम करने के लिए। और अगर हम देखें कि 17 दिन की इस जंग के बदले में हमें क्या मिला, हमने बहादुरी के साथ इसका मुकाबला तो किया लेकिन बदकिस्मती से जिन्होंने इस मुल्क को इस जंग और ऐसी बहुत सारी जंगों में धकेला उनमें से किसी ने भी इनसे सवाल नहीं किया कि आपको किसने हक दिया इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने का। बगैर आवाम से पूछे आपने जो है वो खुद ही 3 लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया और एक जंग जो है उसका आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे सोल्जर्स भी शहीद हुए। हमने बहुत सारा जो है इसके अंदर हमारा पैसा, हमारे इंस्टीट्यूशंस का टाइम, एनर्जी, बहुत सारे, और हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर खोया। और एक जंग के जो बाद के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो फिर हमें पता है कि जो भी स्टेट उसमें इन्वॉल्व होती है उसको बेयर करना ही पड़ते हैं। खैर इसके बाद 10 जनवरी 1966 यानी 1966 में ताशकंद मादा हुआ जो कि रशिया में हुआ। पाकिस्तान और भारत दोनों ने इस मादे पर साइन किए। इसकी शिकें कुछ इस तरह से थी कि दोनों तरफ से कोई प्रोपोगेंडा नहीं किया जाएगा बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो रखे जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों मुल्कों के प्रीमियर्स जो हैं। और उसके बाद हमने देखा कि भुट्टो साहब ने मुल्क के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया कि अयूब खान जो हैं वो ताशकंद के मादे में जाके पाकिस्तान को बेच आए हैं, और अब भुट्टो जो हैं जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे अब वो अयूब खान के साथ नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी एक जमहूरी पार्टी जो है उसका आगाज़ कर लिया, पीपल्स पार्टी जो हम देखते हैं। और उसके बाद अवाम को जो है वो नए डिफरेंट तरीके से बेवकूफ़ बनाने का सफ़र जो है वो शुरू किया और वो आज तक जारी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने हिस्ट्री का एक इवेंट जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर की और ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है वो इस जंग का आगाज़ किया, इसके अंदर क्या लॉसेस बेयर किए और इसका आउटकम क्या निकला। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि अगर हम ये वॉर 65 की बजाय थोड़ा पीछे 1962 में इसको वेज करते तो शायद वॉर के डायनामिक्स भी फ़र्क होते और वॉर का आउटकम भी जो है वो फ़र्क निकलता, क्योंकि उस वक्त इंडियन जो फोर्सेस थी उनका जो मोरल था वो डाउन था। लेकिन बहरहाल अभी 65 में तो जो इसका आउटकम निकला वो आपने देखा कि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट स्टेलमेट रहा और किसी तरफ से भी क्लियर विक्ट्री जो है वो नहीं मिली। और जो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स लिखते हैं उन सब ने भी यही कहा कि किसी तरफ से क्लियर विक्ट्री नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि जंग का आगाज़ किया था और पाकिस्तान के लॉसेस भी ज़्यादा हुए हैं, इंडिया ने ज़्यादा रकबा भी कैप्चर कर लिया, उनके सोल्जर भी कम मारे गए, उनकी टैंक्स भी कम, तो इस तरह से पाकिस्तान की हार और इंडिया की जीत हम कह सकते हैं, लेकिन क्लियर विक्ट्री किसी के पास भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने हिस्ट्री के छोटे से इवेंट को जो है वो आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।